चलो बाबू, आओ हम देखते हैं कक्षा 10 की बायोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से हम ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को 20 क्वेश्चन देखेंगे आज, कम से कम 20 क्वेश्चन, जो कि आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परीक्षा के अगर निगाह से देखा जाएगा तो ये बायोलॉजी जो है आपको उसमें बहुविकल्पी के तौर पे ऐसे क्वेश्चन को पूछता है। हाँ, अब ऐसे ही क्वेश्चनों को हम 20 क्वेश्चन कम से कम आज देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन रखें यहाँ पे कि निम्न में कौन से पौधे में पुष्पी एक लिंगीय होता है। कह रहा है कि निम्न यानी कि आपको पौधा दिया गया है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पौधा है जो कि एक लिंगीय है। क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है? पौधा आपको दिया गया है, पौधे में पूछा है कि पुष्प, उस पौधे का पुष्प बताइए जिस पौधे का पुष्प एक लिंगीय हो। जैसे आपको कहा पपीता, पपीता भी देखे हम, पपीता का पौधा भी देखे हैं आप लोग, उसके फूल को भी देखे हैं और उस फूल में आपको बताना है कि पपीते का फूल एक लिंगी है कि द्विलिंगी है। अब इधर आइए 2 नंबर पे, हिबिस्कस, हिबिस्कस का आपने पौधा देखा है और उसके पुष्प को भी देखे, तो पुष्प में बताना है ना कि पौधे में। चाहे पपीता हो, चाहे हिबिस्की हो, चाहे सरसों हो, चाहे मटर, इनके पौधे में नहीं, इनके पुष्पों में बताना है कि एक लिंगी है कि द्विलिंगी है। पुष्प माने फूल होता है, ये भी ध्यान रहे। तो फिर देखे सरसों, क्या पूछा? सरसों, सरसों के पुष्प में, सरसों का पुष्प एक लिंगी होता है द्विलिंगी होता है। फिर कह रहा मटर, मटर का देख लीजिए आप जी। अगर आपको मटर के बारे में देखना ना तो आपने मेंटल महोदय को पढ़ा होगा, तो मेंटल महोदय ने बताया होगा कि मटर में एक जो पुष्प है एक लिंगी है कि द्विलिंगी है। हाँ, मटर में बताया है, उदाहरण मटर पर उन्होंने प्रयोग किया था, अब बताया भी था। हाँ, आइए चेक करते हैं। देखिए आपका पपीता पहले नंबर पे है। हाँ, पपीता आप उठाकर देख लीजिए। पपीता का आप पादप जब भी देखेंगे तो उसका जो पुष्प है, अब वो एक लिंगी है कि दो लिंगी है? हाँ, पपीता का ही जो पुष्प है एक लिंगीय होता है। पपीता का ही पुष्प है जो कि एक लिंगीय होता है, क्योंकि इसके बाद ये जो हैं हिबिस्कस जो हैं ये द्विलिंगी पुष्प वाले हैं, सरसों द्विलिंगी है और उसके बाद मटर भी द्विलिंगीय पुष्प है जी। नेक्स्ट नीचे देखते हैं 2 नंबर पे, कह रहा है कि मानव जनन तंत्र के किस भाग में, पूछा है कि मानव जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? कॉपर टी जी। एक बार फिर से आप क्वेश्चन को पढ़िए कि मानव जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी लगाई जाती है। क्वेश्चन है भैया, अंडाशय में, अंडवाहिनिया में, गर्भाशय में, योनि में, किसमें लगाई जाती है? बोलते रहिएगा आप लोग जी जी जी। आइए अंडाशय देखते हैं। अंडाशय आप जब भी देखेंगे तो आपको, अगर मैं यहां मानव की बात कर रहा तो ये भ्रूण के अंदर ही पाया जाएगा अंडाशय। यहां अंडवाहिनियां देखिए, बिल्कुल इसमें नहीं है क्योंकि इसमें कॉपर टी की कोई जरूरत नहीं, अंडवाहिनियां है ये। यहां अंडाशय है, ये अंडवाहिनियां बोल रहा है। अब एक क्वेश्चन गर्भाशय है, गर्भ धारण करने वाली प्रवृत्ति जो है गर्भाशय। फिर कह रहा है योनि जी। तो न तो आपको अंडाशय में लगेगी, नहीं आपके अंडवाहिनिया में लगेगी और नहीं आपके योनि में। किस में लगेगी? गर्भाशय में, क्योंकि कॉपर टी कहां लगाई जाती है? गर्भाशय में। गर्भ को रोकने के लिए हम तो जानते हैं कि लगाई जाती है गर्भाशय में। हाँ, आइए सेकंड नंबर के बाद थर्ड नंबर पे देखिए, कह कि मुकुलन द्वारा जनन पाया जाता है। मुकुलन कह रहा है, शब्द पे भी ध्यान देंगे कि वर्ड कह का रहा है। कह रहा है कि मुकुलन, मुकुलन द्वारा जनन पाया जाता है। वह कौन? इसमें देखिए ये सब जीव हैं, जैसे हाइड्रा है, काकोच है, फिर कह रहा केचुआ है, फिर कह रहा कबूतर।
इन सभी जीवों में देखना है कि मुकुलन के माध्यम से किसमें जन्म होता है। भैया ये तो पक्षी है, द्विलिंगी है, वैसे भी इसमें नहीं होगा। ये तो एक केचुआ एक लिंगी, आपको सबको पता है, तो द्विलिंगी है। ये भी देखते हैं, इसमें भी नहीं। हाइड्रा किसमें? हाइड्रा में। किसमें पाया जा रहा है? हाइड्रा में। फिर नीचे देखते हैं, कह रहे कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अब यहां देखिए मुकुलन द्वारा जनन पाया जाता है, लेकिन नीचे उसी क्वेश्चन को फिर घुमा दिया कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। नीचे लिखे हुए हैं अमीबा में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है, प्लाज्मोडियम में पाया जाता है, हाई लिखा है कि लिस्मानिया में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? चेक करिए, बताइए फट दे आप। एकदम सही, एकदम आगे बढ़ते रहिए आप लोग जी। किसमें पाया जाता है? ईस्ट में पाया जाता है। किसमें? ईस्ट में पाया जाता है। 5 नंबर पे देखते हैं, कह कि एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है। एक लिंगी पुष्प में, किसमें? एक लिंगी पुष्प में नर, कह एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है। वह कौन सा चीज है कि जो एक लिंगी पुष्प के नर जाति में नहीं पाया जाता है? हाँ देखिए, नर जाति का बात कर रहा है, इस पे आप ध्यान देंगे कि कौन कौन नर जाति में पाए जाते हैं। जैसे कह रहा है कि बाहदल, दल, पुंकेसर, वर्तिकाग्र। जी आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें कि एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है, यानी कि पुष्प का जो नर है वो एक लिंगी पुष्प, उसमें नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन भी आपके सामने है, बाहदल, दल, उसके बाद पुंकेसर और वर्तिकाग्र है। तो किसमें? देखिए पहले बाहदल अगर कह रहा है तो बाहदल पुष्प में पाया जाता है, क्योंकि इजन पुष्प है ना, नर जाति में पूछा। बाहदल नर जाति में पाया जाता है, दल भी पाया जाता है। अपुंकेसर तो पूछबे मत करिए, ये नर जनक है। बाहदल भी पाया जाता है, उसमें दल भी पाया जाता है। अपुंकेसर की तो बात ना करे, क्योंकि ये तो नर जनक ऐसे भी दिखाई रहा है। अब इसमें क्या ना, वर्तिकाग्र नहीं पाई जाती है। वर्तिकाग्र, क्योंकि वर्तिकाग्र जो है वो नर पुष्प में नहीं, मादा पुष्प में पाई जाती है, इसलिए ये नर में नहीं पाया जाता है। आइए अब चलते हैं 6 नंबर वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं। देखिए 6 नंबर पे कह रहा कि आवृत्ति बीजी पौधे का नर जननांक है। आवृत्ति बीजी पौधे का नर जननांक है। कौन सा जननांक पूछ रहा है? प्रश्न में जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के हिसाब। अब हमको नहीं अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा तो 1 से 2 बार, 2 से 3 बार उसको रिपीट करें, आंसर अपने आप निकल कर आएगा। देखिए कह रहा कि आवृत्ति बीजी पौधे का नर जननांक है, नर पूछ रहा है। कौन सा जननांक पूछ रहा है? नर। देखिए एक नर होता है, एक मादा होता है, नर मादा दोनों होते हैं पुष्प में। तो यहां मादा की बात नहीं कर रहा है, किसका बात कर रहा है? नर का। केवल नर जननांक पूछा है आपको। क्वेश्चन पे विकल्प भी दिया कि जयांक, पहले कहा जयांक, जयांक में पाया जाता है, या पुमंग में पाया जाता है, या अंडक में पाया जाता है, या पराग नलिका में पाया जाता है। 4 विकल्प हैं आपके साथ जी। एकदम ईमानदारी से आप टिक करेंगे, कोई घबराने की जरूरत तय नहीं है। आप चेक कर देखिए, जयांक जो है, मैंने आपसे कहा था कि वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय से मिलकर स्त्री केसर या जयांक का निर्माण होता है। तो ये तो पहले ही गलत हो गया, ये तो गलत हो गया वैसे भी। कह रहा है कि वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय के मिलने के बाद स्त्री केसर या जयांक का निर्माण होता है। तो जहां स्त्री केसर या जयांक की बात कह दिया, वहां मादा जननांक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मादा जननांक। ये बिल्कुल गलत हो गया। आइए अब चलते हैं अंडप पे। कहेंगे सर जी इधर ही पुंकेसर है। हाँ पुंकेसर है, मैं अभी इसको चर्चा करूंगा, पहले अंडप पे आते हैं। अंडप जो है ये भी मादा ही में पाया जाता है जी, अंडप मादा में पाया जाता है।
परागनलिका जो है ये मादा में ही पाया जाता है। अब बच गया आपका पुंकेसर, सॉरी पुमंग और परागकोश मिलकर पुंकेसर यानी कि नर जननांग का निर्माण करते हैं, इसलिए इसमें कौन सा सही करेंगे हम? पुमंग। फिर से पुमंग और परागकोश ये दोनों मिलकर केकर पुंकेसर या नर जननांग का निर्माण करते हैं। तो जहां नर का बात आया उनमें हमन के मार ली पुंकेसर, यहाँ पे यदि परागकोश होता तो परागकोश को भी मार लेते, टिक कर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पुमंग है इसलिए हम पुमंग को टिक करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि निषेचन के पश्चात कौन सा फल में परिवर्तित होता है? देखिए हाई क्रिया क्या बोला है कि निषेचन बोला है, यानी कि निषेचन करने के बाद यानी कि निषेचन के पश्चात वो कौन सा फल में क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। निषेचन के पश्चात कौन फल में परिवर्तित हो रहा है? आप देखिए विकल्प है, बाहदल है, अंडाशय है, पुंकेसर है और अपरा है। देखिए बाहदल तो आप ऐसे ही नहीं करेंगे क्योंकि सभी पुष्पों में पुष्प के ऊपरी भाग को ही बाहदल कहते हैं, ये तो पहले परिवर्तित नहीं होगा। अब किसमें पूछा है कि फल में परिवर्तित होता है, तो पुंकेसर तो नर जननांग है, तो परिवर्तन हो ही नहीं कि हो जाएगा। ये फल परिवर्तन करना है, पुंकेसर है यानी नर जननांग की बात कर रहा है, तो ये फल में बदल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आइए अपरा, अपरा तो बिल्कुल ऐसे साफ ही दिखाई दे रहा है कि अपरा इसमें है ही नहीं, तो अपरा को हम बदलेंगे कहां से? हाँ, अब आइए आपका अंडाशय है, किस पे टिक करेंगे? अंडाशय पे। किस पे करेंगे? अंडाशय पे। हाँ, निषेचन के पश्चात कौन सा फल में परिवर्तित होता है? तो निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। कौन होता है? अंडाशय। नेक्स्ट देखते हैं, आओ 8 नंबर पे। कह कि पराग नलिका में नर युग्मक की संख्या होती है। हाय देखिए पराग नलिका पूछा है, कौन सा नलिका? पराग नलिका। अब किसके बारे में पूछा है? नर वाले में। अगर मादा पूछता तो हम मादा को चेक करते, नर पूछा तो नर में चेक करेंगे। देखिए एक सिंगल तो बिल्कुल नहीं होगा, एकदम तय है, क्योंकि पराग नलिका में कभी भी नलिकाएं एक भाग नहीं लेती है ना, उनकी संख्या एक होती है। अब ये 3 तो ऐसे भी नहीं होगी, और 4 कह दिया तो भैया ये तो गलत बात है, क्योंकि 4 मादा वाले में होता है। कौन पे टिक करेंगे? 2 वाले पे। किस पे करेंगे? 2 पे। का पराग नलिका में नर युग्मों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th वाले पे देखते हैं। कह रहे पुष्प के कितने भाग होते हैं? बस पुष्प के कितने भाग होते हैं आप एकदम सिंपल से देखिएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पुष्प के खाली 4 भाग हुए होते हैं। बाहदल पुंज होता है, दल पुंज होता है, जयांक होता है और एक पुमंग होता है। बस आप टिक कर सकते हैं। देखिए 3 पे बिल्कुल नहीं करेंगे, 4 पे करेंगे, 5 पे नहीं करेंगे, 6 पे नहीं करेंगे। अब इनके कौन कौन से भाग है अगर कहना है तो इधर लिख देंगे, बोलो कहिए तो इधर लिख देते हैं हम। हाँ, पुष्प के 4 भाग होते हैं। फिर से सुन लीजिए, बाहदल पुंज होता है, देखिए 4 होते, पहला पे होता है बाहदल पुंज, बाहदल। फिर उसके बाद 2 नंबर पे होता है दल पुंज, फिर उसके बाद 3 नंबर पे होता है जयांग, फिर 4 नंबर पे होता है पुमंग। ये 4 भाग होते हैं पुष्प के। दल पुंज, ये 4 भाग होते हैं पुष्प के। आप कहीं भी देखिएगा कि पुष्प के कितने भाग होते हैं तो आंख बंद करेंगे, 4 है तो उस पे 4 पे टिक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर पे कह रहा कायिक जनन किसके द्वारा संभव? देखो कह रहा कि कायिक जनन, काई काई जन बोली काई बोले सर्कल है। हाँ, काई के बारे में पूछा था। कायिक जनन किसके द्वारा संभव है? यानी काई भी जनन करती है। अब पूछा कि किसके द्वारा उसमें संभव होता है जनन क्रिया।
बोला कि जड़ों से, जड़ देखे है ना, जी हाँ, जड़ों से, फिर तनों से भी, फिर पत्तियों से कह रहा है, इन सभी से कह रहा है। जड़ देखे हैं, जड़ पानी के अंदर रहता है, अरे सॉरी जमीन के अंदर रहता है जड़, इस पे पानी हर समय लगा रहता है। जब पानी जहां लगेगी भैया ऑलरेडी उस पे काई लगेगा, तय है एकदम। आइए, यानी कि ई वाला विकल्प भी सही है। कह रहे कि तनों से, तना आप देखे हैं, जड़ के जस्ट ऊपर वाला भाग तना होता है, इस पे भी काई लगी रहती है। अगर बरसात के महीना में देखोगे पानी गिर रहा है या किसी प्राकृतिक आपदा से पानी गिर रहा है तो भी उस पे काइयां लगती है, यह भी सही है। पत्तियों से, ऑलरेडी सिंपल से बात है, पत्ती देख लो जहां गिर रही वहां काई अपने आप जम जा रहा है, यह भी सही है। यानी कि इन सभी से, किसमें लगाएंगे, इन सभी से, जड़ों से भी होता है, तनों से भी होता है, पत्तियों से होता है, यानी कि इन सभी से क्या होता है, काई की जनन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर पे देखते हैं। चलो और देखो, आते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर क्या करा, कह रहे कि निषेचन पाया जाता है, क्या कह रहे कि द्विनिषेचन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, सभी जीवों में या सभी पौधों में या आवृत्तिबीजी पादपों में या केवल जलीय पौधों में। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, द्विनिषेचन कह रहा कि सभी जीवों में, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सभी जीव जो हैं द्विनिषेचन क्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें कोई एक निषेचन यानी कि एक लिंगी होता है तो कोई द्विलिंगी होता है, इसलिए ये लोग द्विनिषेचन नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें अलग अलग लोग अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं। आते हैं सभी पौधे में, यह भी सत्य बात नहीं है, क्योंकि सभी पौधे द्विनिषेचन क्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि निषेचन के लिए पौधे में आपने देखा है वायु निषेचन, जल निषेचन, ये क्रिया आप देखा है ना कि वायु निषेचन, जल निषेचन, तो ये द्विनिषेचन पूछ रहा कि सभी पौधे में, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इसमें बिल्कुल नहीं। अब देखिए इधर करा कि आवृत्ति बीजियों में, अब इसको भी नहीं देखेंगे, इसको करा केवल जलीय पौधों में, तो बिल्कुल ये भी नहीं है, क्योंकि केवल जलीय पौधे द्विनिषेचन नहीं करते। हाँ, आवृत्ति बीजियों में, हाँ, इसमें द्विनिषेचन क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर सी हमारा सही है। विकल्प नंबर कौन सा, सी। ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सभी जीव द्विनिषेचन नहीं करते हैं, या तो सभी पादप भी नहीं करते हैं, केवल जलीय जीव, ऐसी कोई बात नहीं है। कौन करता है, खाली बस आवृत्ति बीजियों में ही द्विनिषेचन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आओ 12 नंबर पे ये कह रहा है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। इसके पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन में दिया था कि एक लिंगी पुष्प किस में पाया जाता है, यहां पूछ दिया, बस उल्टा कर दिया कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, कौन है भैया, पपीता का फूल है, सरसों का फूल है, गुलाब का फूल है, आम का फूल है। जो एक लिंगी होगा उस पुष्प का एक लिंगी, तो आप आइए, ऐसे भी सरसों देख लीजिए, द्विबीजपत्री है, ये भी द्विबीजपत्री है, ये भी द्विबीजपत्री है, बस टिक कर लीजिए आप इस पे। पपीते पे, पपीते का फूल जो है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, पपीते का जो पुष्प है एक लिंगी है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर पे, आओ देखते हैं 13 का, पुंकेसर में होता है, जो पुंकेसर है ना, मैंने कहा ना पराकोष अपुमंग से बनते हैं पुंकेसर या नजा, तो कह रहा है कि उसमें क्या क्या होता है कि ये बनते हैं, कह रहा है कि पराकोष होता है, तंतु होता है, पराकोष तंतु दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं होता है। तो आप कभी भी देखिएगा संरचना के तहत आपको समझाया जाएगा कभी, तो उसमें आप देखिएगा कि जो पुंकेसर है ना, ये पुमंग, इधर थोड़ा सा देख लो, पराकोष अपुमंग, इन दोनों के बीच में जो पुंकेसर हो रहा है, पुंकेसर या नरजनांग चाहिए मान लेते खाली, तो इन दोनों के बीच में जो क्रिया हो रहा है ना, तो उसमें भैया आपका क्या है, पराकोष भी है, तंतु भी है, दोनों शामिल है उसमें। ये जो आपका है
पराकोष और पुमंग, इनके बीच में जो क्रिया करके पुंकेसर या नर जनांग का हम निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें जो है पराकोष भी शामिल है और तंतु भी शामिल है। इसलिए इसका कौन सा विकल्प सही है? सी, ए और बी दोनों शामिल हैं। पराकोष भी है और उसमें तंतु भी है। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर पे देखते हैं, कह रहा गुलाब के पौधे को उगाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोग है? फिर से, गुलाब के पौधे को उगाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोगी है? आपने गुलाब का पौधा देखा है, आपने लगाया भी है क्या? उनको हम लगाते कहां गए भैया? कायिकी प्रवर्धन के माध्यम से, या फिर मुकुलन के माध्यम से, या फिर पुनर्दुभवन के माध्यम से, या इनमें से सभी के माध्यम से। गुलाब आपने देखा है ना, जब भी हम गुलाब लगाते हैं ना तो उसको मुकुलन के माध्यम से लगाते हैं, ना ही प्रवर्धन के माध्यम से लगाते हैं, ना ही सभी किससे लगाते हैं? केवल कायिकी विधि से लगाते हैं। क्योंकि जो गुलाब देखते हैं तो उसकी ये डंठ तोड़ देते हैं और इसको छीलकर तब इसको हम लोग लगाते हैं। तो कौन सा विधि है? कायिकी प्रवर्धन विधि है। कौन सा? कायिकी प्रवर्धन। आप कभी भी देखिएगा कहीं भी तो बीज के माध्यम से गुलाब हम तो नहीं देखे कि उगाया जाता है। जब भी देखते तो कलमी विधि के माध्यम से ये छिलकर यानी कायिकीय वर्धन के माध्यम से ही प्रयोग में उसको लाया जाता है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर पे क्या कह रहा है? 15 नंबर पे कह रहा है कि निम्न में से कौन बीज में परिवर्तित हो, कह रहा है कि जो आपका नाम दिया, जैसे बीजांड दिया, वर्तिका दिया, वर्तिकाग्र दिया, तो इनमें से पूछा कि कौन जो है कि बीज में परिवर्तित होता है। तो वर्तिका पहले ना होई, काहे कि देखला देखा फूल का हाई वाला भाग, माला ये फूल का होगल, ठीक है। तो का कलश है? वर्तिकाग्र। तो हाई जो छोटका छोटका है ना, ये वर्तिकाग्र है, हाई जन है ना वर्तिका है। एक अंदर का हाई जन भाग है ना, ये पराग नली है। कहाँ गल? परागकण है, परागकण। तो आप बतावा इनमें का कलश की बीज में परिवर्तन होता? तो बीजांड। कौन होगा? बीजांड। ये तो भैया बदलबे नहीं करेगा, ये बदलबे नहीं करेगा, परागकण बदलबे नहीं करेगा। बदल कौन रहा है? बीजांड। किस पे टिक करेंगे? ए पे, बीजांड पे। किस पे करेंगे? बीजांड पे। नीचे देखिए, पुष्प के जनन अंग है। क्वेश्चन बहुत इजली है, एकदम साफ। कह रहा है कि पुष्प के जनन अंग है। कौन कौन है? कह रहा है कि बाह्यदल पुंज एवं पुंकेसर। क्या बाह्यदल पुंज है और पुंकेसर हैं, या दल पुंज एवं स्त्री केसर? या ये दोनों हैं या ये दोनों हैं? फिर कह रहा है कि पुंकेसर एवं स्त्री केसर है। पुंकेसर एवं स्त्री केसर है। ध्यान दीजिएगा, कहा है कि पुष्प के जरण अंग होते हैं, उसमें 4 विकल्प आपके सामने रखा गया है। पहला विकल्प आपका है कि बाह्यदल पुंज होता है जिनके साथ पुंकेसर को रखा गया। फिर कहा कि दल पुंज होते हैं या स्त्री केसर होते हैं। फिर कह रहा है कि पुंकेसर होते हैं एवं स्त्री केसर होते हैं, या आपका स्त्री केसर या दल पुंज होता है। तो सिंपल तरीका, क्वेश्चन भी सबसे इजली है और सबसे मस्त क्वेश्चन है कि पुष्प जब भी होगा तो नर और मादा में ही होगा। तो नर मादा की जब बात करेगा तो नर में पुंकेसर होंगे और मादा में स्त्री केसर होंगे। ये दल पुंज नीचे नीचे से, स्त्री केसर तो बिल्कुल इसके साथ कंपेयर नहीं करेगा, एकदम बिल्कुल साफ ये गलत है। स्त्री केसर है फिर दल पुंज करा, उल्टा कर दिया यहाँ पे। और यहाँ कह कि बाह्यदल ऊपर ऊपर, फिर कह रहा कि पुंक नहीं। जनन के लिए पुष्प में किसकी किसकी जरूरत है? पुंकेसर और स्त्री केसर। अपने भाषा में नर जनांग और मादा जनांग। जी, यही आपका विकल्प नंबर सी सही होगा क्वेश्चन के हिसाब से। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? चलो अब आते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर क्या कह रहा है कि पत्तियों द्वारा कायिकी जनन होता। देखो कह रहा है कायिकीय जनन। कौन सा? किसके द्वारा कह रहा है? कि पत्ती के द्वारा कह रहा है।
यहां देखिए पौधा दिया हुआ है, ब्रोफिलम दिया है, आलू दिया है, चना दिया है, गुलाब दिया है। इन चारों पौधों में से किसके पौधे के पत्ती के माध्यम से का कायिकीय जनन होता है? जी। अच्छा, यहां से स्टार्ट करते हैं, इधर से देखो। गुलाब आपने देखा है, गुलाब देखा है ना, गुलाब का पत्ती भी आपने देखा है। जब भी आप गुलाब का पत्ती देखेंगे तो उस पे ये रोम टाइप होते हैं ऐसे। जब ये वो होंगे वहां पे तो सर ये बिल्कुल नहीं होगा, कायिकीय जनन नहीं करेगा। अच्छा, अब उधर से आ जाइए, चना भी देखे हैं, वही प्रक्रिया सेम इस पे भी होती है। आप उसको चने की अगर पत्ती टच करेंगे तो हल्का हल्का लगता है, काट की तरह गड़ता है। सेम वही प्रक्रिया जैसे गुलाब में होता है वैसे ही चने में होता है। आलू में आइए, आलू भी आप देख लीजिए, आलू में भी पत्ती पे देखेंगे तो ऐसे ऐसे रहते हैं दाने दाने, सेम एकदम। यानी कि न तो आपका आलू है, न चना है, न तो गुलाब है। कौन है? इनकी पत्तियां आप देखेंगे मुलायम और चिकनी होती है, इसलिए हम इन्हीं को टिक करेंगे। आइए चलते हैं 18 नंबर पे। क्या कह रहा है 18 नंबर? निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग, भैया एकदम क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि कहा का है। कह रहा है कि निम्न में से कौन मादा, मादा क्या कह रहा है कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि मादा जनन तंत्र के भाग नहीं है। इसमें दिया का है, अंडाशय दिया है, गर्भाशय दिया है, शुक्रवाहिनियां दिया है, अंड वाहिनियां दिया है। तो आपने अध्ययन में कहा मैंने पहले ही कि मादा जनतंत्र के अंग अलग होते हैं और नर जनतंत्र के अलग होते हैं, और इनमें यही चीज पूछा है कि जो मादा जनतंत्र के भाग बिल्कुल नहीं है, यानी कि वो भी इसमें शामिल है जो कि नर में पाया जाता है, मादा में नहीं। तो जो नर में होगा वही इनका भाग नहीं होगा। आइए देखते हैं अंडाशय। वह सिंपल सी बात है, ये मादा जनतंत्र में पाया जाता है अंडाशय, अंडाशय मादा में ही पाया जाता है। आइए गर्भाशय, देखिए पुरुष तो कभी गर्भाशय नहीं करेगा या गर्भधारण नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, गर्भाशय कह दिया यानी कि गर्भधारण बिल्कुल नहीं करेगा पुरुष। आइए अब चलते हैं शुक्रवाहिनियां पर। शुक्रवाहिनियां बच गया हमारा, अंडवाहिनियां बच गया। अब एक चीज यहां से कंफ्यूजन अब दूर करेंगे, अंडवाहिनियां का मतलब कि जो अंडा निर्माण होता है, तो ये मासिक चक्र या आपको धर्म के बाद अंडवाहिनियां का निर्माण होता है, लेकिन ये मादा जन्म में नहीं, सॉरी ये नर जन्म में नहीं होता है। किसमें होता है? मादा जनन में। क्योंकि मासिक चक्र वाली जो बातें होती हैं वो पुरुष में नहीं, किसमें होती है? महिला में होती है, इसलिए ये भी शामिल है। यानी कि आपका अंडाशय मादा में पाया जाता है, गर्भाशय मादा में पाया जाता है और अंडवाहिनियां मादा में पाया जाता है, यानी कि शुक्रवाहिनियां जो है ये इनके भाग नहीं है, क्योंकि शुक्रवाहिनियां नर जनन तंत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पराकोष में होता है। अच्छा, ये जो पराकोष इसमें क्या होता है? का बादल होता है, अंडाशय होता है, पराकण होता है और बीजांड होता है। पराकोष में क्या होता है? देखिए बादल तो बिल्कुल एकदम क्लियर है कि नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि पुष्प के ऊपरी भाग को बादल कहते हैं हम लोग, इसमें बिल्कुल होगा नहीं करेगा। अब पराकोष की बात पूछा है। फिर आइए देखते हैं अंडाशय, ये तो अंडाशय की बात कर दिया, पुष्प के एकदम नीचे वाले भाग जो कि जयांग के अंदर होते हैं, वर्तिका वक्तिका और अंडाशय, भैया उसके नीचे की बात करें, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब आइए पराकण देखते हैं। पराकण, हाँ पराकोष में क्या होता है? पराकर होता है। देखिए बीजांड तो बिल्कुल नहीं होगा, ये होता है का पराकण होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, पराकण निर्मित होता है। देखो सेम ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, बस खाली आपको पलट दिया है। अब ये क्वेश्चन का आप जवाब मुझे का कमेंट में देंगे, मुझे बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन का कह रहा है कि पराकण निर्मित होते हैं, पराकण जो है वो निर्मित होते हैं, किसमें निर्मित होते हैं ये हमको बिल्कुल नहीं पता है, आप इसको कमेंट में देंगे। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद लगा तो आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करें। यदि आपको बेटर से बेटर लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन बटन दबाना न भूलें।